अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली सिविल लॉ का है और इस वीक का फर्स्ट सेशन है हमारा। हम इस वीक में कोशिश करेंगे कि सिविल लॉ को कंप्लीट और कवर करने की। सिविल लॉ बेसिकली जो है ये एक फाउंडेशन ऑफ लॉज कहलाता है, क्योंकि जो सिविल सूट्स है या सूट्स कोई भी हो उसकी फाउंडेशन जो है वो सिविल लॉ से ही होती है। तो सिविल लॉ में जो मेन हमारा सब्जेक्ट है वो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908। तो आज हम कोशिश करेंगे कि सिविल प्रोसीजर कोड के बेसिक जो इंट्रोडक्शन है और उसके बेसिक पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करने की, और सिविल कोड की हायरार्की जो है और सिविल कोड की ज्यूरिसडिक्शन उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हम। सिविल प्रोसीजर कोड बेसिकली एक ऐसा कोड है जो कि सिविल राइट्स को डिस्क्राइब करता है कि सिविल राइट्स क्या क्या हैं और सिविल राइट्स की प्रोटेक्शन कैसी की जाती है, और सिविल राइट्स अगर इन्फ्रिज हो जाएं तो उसकी रेड्रेसल क्या है और किस फोरम पे उसकी रेड्रेसल के लिए अप्लाई किया जा सकता है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 बेसिकली टू पार्ट्स पे कंसिस्ट करती है। फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो सेक्शन पार्ट है और सेकंड पार्ट इसका ऑर्डर पार्ट कहलाता है। सेक्शन पार्ट इसका जो है वो बेसिकली सब्सटेंटिव लॉ इसको या सब्सटेंटिव पोर्शन भी इसका कहलाता है, जिसमें जो बेसिक लॉ है वो डिस्कस किया गया है। फॉर एग्जांपल राइट्स, सिविल राइट्स क्या हैं, सिविल राइट्स किस फोरम पे एजिटेट किए जा सकते हैं या किस फोरम पे प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं, सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन क्या है, सिविल कोर्ट्स की टाइप्स कितनी होती हैं। ये जितने भी इसकी हायरार्की है सिविल कोर्ट्स की और सिविल राइट्स के से रिलेटेड जो बेसिक लॉ है वो सेक्शन के पार्ट में डिस्कस किया गया है। और जो ऑर्डर का पार्ट्स है इसका सिविल प्रोसीजर कोड का वो प्रोसीजरल पार्ट्स भी कहलाता है, और इसमें वो तमाम प्रोसीजर डिस्क्राइब किया गया है और एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें सेक्शन पार्ट में जो बेसिक लॉ दिया गया है उसको प्रोसीजरली कैसे अडॉप्ट करना है और कैसे अप्लाई करना है सिविल कोर्ट्स में, उसकी डिस्क्रिप्शन उसकी एक्सप्लेनेशन सारी ऑर्डर पार्ट्स में दी गई है। जो इसका सिविल पार्ट्स है बेसिकली वो सिविल राइट्स को डिस्कस करने के साथ साथ उसमें सारी सिविल राइट्स की डिस्क्रिप्शन, प्रोटेक्शन और रेड्रेसल से रिलेटेड वो एक पोर्शन है, और इसमें एक सिविल राइट्स से रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन के साथ तमाम चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि सिविल राइट्स क्या होता है, सिविल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट क्या होती है, और सिविल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट अगर हो जाए तो उसकी प्रोटेक्शन और रेड्रेसल के लिए किस फोरम पे जाया जा सकता है। सिविल कोर्ट बेसिकली एक ऐसी कोर्ट्स होती है कि जब किसी भी फोरम पे कोई रिलीफ अवेलेबल ना हो तो सिविल कोर्ट एक ऐसा फोरम होता है कि जिस पे जाके कोई भी शख्स, कोई भी एग्रीव्ड पर्सन अपनी राइट्स की रेड्रेसल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सिविल कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन या सिविल कोर्ट्स की हायरार्की के अगर हम देखें तो जो सेक्शन पार्ट है या सिविल प्रोसीजर कोर्ट्स के सिविल प्रोसीजर के कोड के तहत जो सिविल कोर्ट की हायरार्की है या जो सिविल कोर्ट्स की टाइप्स हैं उसमें जो सबसे लोएस्ट ग्रेड सिविल कोर्ट्स होती है वो एक सिविल जज की होती है। कोई भी जो सिविल सूट्स होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल जज या सीनियर सिविल जज की कोर्ट्स में फाइल किया जाता है, और सीनियर सिविल जज फिर उसको आगे उसके अंडर सिविल जजेस होते हैं और वो किसी भी सिविल जज को मार्क करता है जो कि उसकी एंटरटेन करता है और उसका आगे ट्रायल चलाता है। सीनियर सिविल जज के नीचे सिविल जजेस की भी मुख्तलिफ 3 कैटेगरीज होती हैं, सिविल सिविल जज ग्रेड 1, सिविल जज ग्रेड 2 और सिविल जज ग्रेड 3। उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट मैटर के लिहाज से, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के लिहाज से उनकी डिवीजन होती है, सिविल जज ग्रेड 1, सिविल जज ग्रेड 2 और सिविल जज ग्रेड 3। मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं जो सूट से सीनियर सिविल जज के की कोर्ट्स में फाइल किया जाता है वो उसकी जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन या उसकी मालियत के हिसाब से फिर आगे किसी भी सिविल जज को मार करता है, और वो सिविल जज ग्रेड 1, 2, 3 अपनी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के लिहाज से उसकी आगे ट्रायल करते हैं।
इसी तरह सीनियर सिविल जज के बाद डिस्ट्रिक्ट जज आता है। डिस्ट्रिक्ट जज की अब दो किस्म की ज्यूरिसडिक्शन होती है, एक तो डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन भी उसकी होती है और दूसरी उसकी एपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन होती है। जो भी सिविल सूट सिविल जज उसको डिसाइड करता है तो उसके खिलाफ अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल की जाती है। और इन केस कुछ सिविल सूट्स ऐसे होते हैं जो कि सीनियर सिविल जज या सिविल जजेस की पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शंस की आउट ऑफ रेंज होते हैं, उनकी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती और वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज की ज्यूरिसडिक्शन बनती है और डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में वो फाइल किए जाते हैं। इसी तरह एक डिस्ट्रिक्ट जज की अगर कोई डायरेक्ट उसकी कोर्ट में सिविल सूट फाइल किया जाए तो उसकी डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन भी उस सूट पे बनती है, और इनडायरेक्ट अगर सिविल कोर्ट में वो फाइल किया जाए और सीनियर सिविल जज या कोई सिविल जज उसको डिसाइड कर दे और उसके खिलाफ आप अपील फाइल करेंगे तो वो भी डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगी। अगर डिस्ट्रिक्ट जज अपील सुनेगा तो वो उसकी एपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन होगी। और ये बेसिकली एक सीनियर सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट जज की एक पैरेलल ज्यूरिसडिक्शन होती है, डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन जो होती है। जो सिविल सूट सीनियर सिविल जज नहीं सुन सकता उनको डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट्स में फाइल किया जाता है। ज्यूरिसडिक्शन के लिहाज से अगर इन सिविल कोर्ट्स को देखा जाए तो ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली देयर आर 4 और 3 टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। नंबर 1 होती है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन वो होती है कि ज्यूरिसडिक्शन जो सिविल सूट आप कोई भी किसी सिविल कोर्ट में फाइल करने जा रहे हैं तो उसकी जो सब्जेक्ट मैटर होता है, जो सूट प्रॉपर्टी होती है, उसकी मालियत देखी जाती है कि सूट प्रॉपर्टी की मालियत कितनी बनती है, उसकी वैल्यू कितनी बनती है, और उस वैल्यू के मुताबिक उसकी ज्यूरिसडिक्शन डिटरमिन की जाती है सिविल प्रोसीजर कोड के तहत। और वो जो वैल्यू डिटरमिन होती है उस वैल्यू के मुताबिक फिर वो जिस कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन बनती हो, फॉर एग्जांपल वो सीनियर सिविल जज की ज्यूरिसडिक्शन बनती है तो वो सीनियर सिविल जज की कोर्ट में फाइल होगा। अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज की ज्यूरिसडिक्शन बनती है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में ही फाइल होगा। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन के बाद सेकेंडली आती है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वो ज्यूरिसडिक्शन होती है बेसिकली वो जियोग्राफिकल लिमिट्स विद इन विच ए जज कैन एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन। वो एरिया होता है या वो बाउंड्री होती है जिसमें रहते हुए एक जज ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन उसका डिस्ट्रिक्ट होता है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई सूट होगा तो वो उसको एंटरटेन नहीं कर सकेगा या नहीं सुन सकेगा। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर सीनियर सिविल जजेस होते हैं और सीनियर सिविल जजेस हर तहसील लेवल पे एक सीनियर सिविल जज होता है या हर उसकी एक जोन में डिवाइड किया होता है सम टाइम एक डिस्ट्रिक्ट को, और उसका एक सीनियर सिविल जज होता है। और उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन सीनियर सिविल जज की जहां तक बनती है, उसकी लिमिट जहां बनती है बाउंड्री की, उस हद तक वो ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। और अगर कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी सिविल सूट जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड फाइल किया जा रहा हो, अगर वो प्रॉपर्टी उस सीनियर सिविल जज की उस टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आती है या उस डिस्ट्रिक्ट जज की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आती है, देन वो सीनियर सिविल जज या वो डिस्ट्रिक्ट जज उस ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर सकता है और वो सिविल सूट ट्रायल कर सकता है। अगर उसकी बाउंड्री से या टेरिटोरियल लिमिट से वो प्रॉपर्टी बाहर सूट वो फॉल करती है तो फिर उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती, वो सूट उसको एंटरटेन नहीं कर सकता। इसी तरह नंबर 3 पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन आती है। पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जो सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन होती है उससे रिलेटेड ही पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होती है। पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जो आप सिविल सूट फाइल कर रहे होते हैं उसमें जो प्रॉपर्टी होती है जिससे रिलेटेड आप सिविल सूट फाइल करने जा रहे होते हैं, उसकी एक स्पेसिफिकली आपने सिविल सूट के अंदर जो वैल्यू है वो डिटरमिन करनी होती है और उस वैल्यू के मुताबिक सिविल सूट फिर उस कोर्ट्स में इंस्टीट्यूट किया जा सकता है और वो कोर्ट्स उसको एंटरटेन कर सकती है। फॉर एग्जांपल जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसकी एक अनलिमिटेड पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होती है। वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कोई कुछ भी हो तो वो उससे रिलेटेड अगर कोई भी सिविल सूट हो तो वो उसको एंटरटेन कर सकता है। इसी तरह सीनियर सिविल जज की जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होती है वो भी एक लिमिटेड होती है कि उस हद तक। फॉर एग्जांपल अगर इस्लामाबाद में जिस तरह आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस्लामाबाद में देखा जाए तो जो सीनियर सिविल जज है उसकी 5 बिलियन है ज्यूरिसडिक्शन। अगर कोई भी सिविल सूट जिसकी पिक्यूनरी वैल्यू जो है
उसकी 5 बिलियन से ज़्यादा होगी तो वो सीनियर सिविल जज उसको एंटरटेन नहीं कर सकेगा, और उसकी अगर वैल्यू ऑफ 5 बिलियन से कम होगी तो फिर सीनियर सिविल जज उसको एंटरटेन कर सकेगा। इसी तरह पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के साथ एपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन होती है। जैसे मैंने पहले बताया है हायरार्की ऑफ कोर्ट्स में कि जब कोई सूट सिविल कोर्ट में फाइल किया जाता है और सिविल कोर्ट उसको डिसाइड कर देती है तो उसकी जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगी, और डिस्ट्रिक्ट जज जब उस अपील को एंटरटेन करेगा तो वो उसकी एपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन कहलाएगी। इसी तरह अगर डिस्ट्रिक्ट जज कोई सिविल सूट डिसाइड करता है और उसकी अपील हाई कोर्ट में आप फाइल करते हैं तो देन हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन कहलाएगी। जब भी कोई कोर्ट्स अपने से लोअर ग्रेड की कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपील सुनती है तो वो अपील बेसिकली वो अपनी एपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन के तहत उसको ट्रायल करती है और उसको सुनती है। इसी तरह कुछ सिविल सूट्स या कुछ ऐसे भी सूट्स होते हैं जिनमें लॉ में अपील की प्रोविजन मौजूद नहीं होती है, उनमें अपील आप नहीं कर सकते। तो उस सेंस में फिर लॉ में एक गुंजाइश रखी गई है कि अगर कोई अग्रीव्ड पार्टी है, अग्रीव्ड शख्स है, तो उसके लिए क्या रेमेडी अवेलेबल होगी। तो अपील की एब्सेंस में कोई भी एग्रीव्ड पर्सन उस फैसले के खिलाफ जिससे वो डिसएग्री करता है तो वो रिवीजन सीनियर कोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकता है। अगर सिविल कोर्ट कोई फैसला करती है, सिविल कोर्ट कोई सूट डिसाइड करती है तो उसके खिलाफ अगर उसके फैसले के खिलाफ अगर अपील मौजूद नहीं है या ऐसी अपीलेंट कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है तो जो अग्रीव्ड पर्सन है वो डिस्ट्रिक्ट जज में एज ए रिवीजन सिविल रिवीजन फाइल करेगा। अगर सिविल रिवीजन डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल की जाए तो वो एज ए रिवीजनल ज्यूरिसडिक्शन उसकी कहलाएगी, और वो रिवीजन में भी उस सूट्स को दोबारा वो एंटरटेन कर सकता है और उसकी समाअत कर सकता है। इसी तरह ये तो मुख्तलिफ जो ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से और हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के हवाले से जो बेसिक इसमें प्रोसीजर है या जो बेसिक लॉ है सिविल प्रोसीजर कोड में, ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया। और इससे आगे चल के अगर देखा जाए तो अब सिविल कोर्ट्स की हायरार्की, सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के साथ साथ कौन से ऐसे जो सूट्स हैं, जो सिविल सूट्स हैं जो सिविल कोर्ट एंटरटेन कर सकती है, तो वो अपनी स्क्रीन पे आप देखें तो देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट्स that a civil court can entertain and decide. नंबर 1 डेक्लेरेटरी सूट होता है। डेक्लेरेशन बेसिकली किसी ऐसे राइट्स की होती है जो आपका राइट्स सिविल राइट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मगर उसकी कहीं ना कहीं और किसी न किसी फोरम पे इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, और वो आप सिविल कोर्ट्स में सूट फाइल करेंगे उस अपने राइट्स की डेक्लेरेशन के लिए। अगर ऐसा कोई सूट आप सिविल कोर्ट में फाइल करें जिसमें आप किसी अपने राइट्स को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसकी डेक्लेरेशन चाहते हैं तो वो डेक्लेरेटरी सूट होगा। इसी तरह डेक्लेरेटरी सूट के साथ साथ जो सेकंड क्लास ऑफ सूट है वो सूट ऑफ पोजेशन है। किसी भी प्रॉपर्टी को चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वो आपकी लीगली आप उसको ओन करते हैं लेकिन पोजेशन आपके पास नहीं है, तो उसको पोजेशन को रिटेन करने के लिए, रिकवर करने के लिए आप सिविल कोर्ट में जाएंगे और वो सूट ऑफ पोजेशन फाइल करेंगे। इसी तरह थर्ड वन इज ए सूट फॉर रिकवरी। सूट फॉर रिकवरी है कि कोई आपकी किसी का नेगोशिएशन है, कोई लेन देन का इशू है तो उसके साथ आपने कुछ अमाउंट क्लेम करनी है, किसी से कुछ अमाउंट रिसीव करनी है, तो उसके खिलाफ अगर आप सिविल कोर्ट्स में जाएंगे तो वो सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट करेंगे। इसी तरह फोर्थ वन इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट। अगर कोई एग्रीमेंट आप किसी शख्स के साथ इंटर करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्रीमेंट का पार्ट जो कि सेकंड पर्सन जो है वो परफॉर्म नहीं करता अपने तौर पे, जो उसकी एग्रीमेंटल लाइबिलिटी है उसको वो परफॉर्म नहीं करता, तो उसको फुलफिल करने के लिए, उसको फोर्स करने के लिए, उसको डायरेक्शन दिलवाने के लिए आप कोर्ट से रिज्यू कर सकते हैं और उसके लिए आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट फाइल करेंगे। इसी तरह सूट फॉर रेंडिशन ऑफ अकाउंट है। अगर आपने किसी के साथ, जैसे रिकवरी का सूट मैंने पहले बताया है, रिकवरी का सूट करना है आपने, और रिकवरी के सूट के साथ साथ आप उसके साथ कोई ऐसा लेन देन का इशू है जो कि वो आपके साथ बैठ के कोई तनाज़ा है जो कि सेटल नहीं कर रहा और आप ये भी चाहते हैं कि मेरे साथ वो सेटलमेंट भी करे और रिकवरी भी हो जाए,
उसके साथ सूट फॉर रिकवरी के साथ साथ सूट फॉर रेंडिशन ऑफ अकाउंट या रेंडिशन ऑफ अकाउंट एंड रिकवरी भी आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। इसको उर्दू में फहमीदे हिसाब का दावा कहते हैं, सूट फॉर रेंडिशन ऑफ अकाउंट, फहमीदे हिसाब या हिसाब किताब किसी के साथ बैठ। बेसिकली ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट्स हैं जो कि सिविल कोड की जुरिस्डिक्शन में आती हैं और सिविल कोर्ट में ये फाइल किए जा सकते हैं। और सिविल कोड की हायरार्की भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी कि सिविल कोड कौन कौन सी सिविल कोड्स कौन कौन से सूट जो हैं वो एंटरटेन कर सकती है। तो ये एक बेसिक थीम था, बेसिक इसकी इंट्रोडक्शन था जो कि सिविल प्रोसीजर कोड में आगे जाकर हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो कि इसका सेक्शन पार्ट है। इसमें सारी ये चीज़ें डिटेल के साथ बताई गई हैं और बेसिक लॉ इसके साथ डिस्कस किया गया है सेक्शन पार्ट में। और इसमें सारा ये इसकी स्कीम, सिविल कोड की स्कीम, सिविल सूट्स की हायरार्की, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और ये मेन ऐसी चीज़ें थी जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में ज़रूरी थी। आगे इसको सिविल प्रोसीजर कोड को मज़ीद डिस्कस करने के लिए या सिविल सूट को डिस्कस करने के लिए ये मेन ऐसा एक थीम था जो कि मैंने ज़रूरी समझा कि आपके सामने ये आज एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करूं। कल से हम इंशाल्लाह इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे कि सिविल सूट्स क्या है, सिविल सूट की फॉर्मेशन ऑफ सिविल सूट क्या है, सिविल सूट की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। ये फर्दर हम कल इससे मज़ीद बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी इस पार्ट से रिलेटेड जो मैंने आपको सामने डिस्कस किया है, इससे कोई क्वेश्चन तो आप जी। सर अपील तो हाई कोर्ट में की जा सकती है, लोअर कोर्ट में भी की जा सकती है। सॉरी, जरा ऊंचा बोले आप। सर अपील हाई कोर्ट में की जाती है ना, या लोअर कोर्ट में भी की जा सकती है? लोअर कोर्ट में भी की जा सकती है। मैंने बताया है कि सिविल सूट अगर सिविल जज डिसाइड करे या सीनियर सिविल जज डिसाइड करे तो उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाएगी, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड करे तो फिर हाई कोर्ट में की जाएगी। जो भी कोर्ट सूट डिसाइड करती है उससे हमेशा जो सीनियर कोर्ट होती है उसमें अपील की जा सकती है। वो डिसाइडिंग कोर्ट अगर सिविल कोर्ट है, सिविल जज है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल होगी, अगर डिस्ट्रिक्ट जज है तो फिर हाई कोर्ट के पास फाइल होगी।